इंडियन आर्मी को अभी इंडिजिनस लाइट स्पेशलिस्ट व्हीकल के साथ इक्विप करने का फैसला किया गया है। फ्रांस की तरफ से डेवलप किए गए अपने लेटेस्ट फिन एंड फॉय सिस्टम या IFF सिस्टम को इंडियन नेवी की वेसल के लिए ऑफर किया जा रहा है। इजराइल की तरफ से अभी बैरक 8 सिस्टम की एक्सटेंडेड रेंज वाली वेरिएंट को सफलता के साथ टेस्ट किया गया, जो कि बैलिस्टिक मिसाइल्स को भी 150 किलोमीटर की दूरी से इंटरसेप्ट कर सकता है। सुखोई डिजाइन ब्यूरो और मिग कॉर्पोरेशन को अभी रशिया की तरफ से एक ही कंपनी के अंदर कन्वर्ट करने का फैसला किया गया है। और अंत में अभी भारत, पाकिस्तान और चाइना के बीच एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज को करने का फैसला किया गया है। ऐसे ही कुछ और खबरों के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट इंडियन आर्मी की तरफ से है। इंडियन आर्मी की तरफ से दी गई रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन आर्मी अभी लगभग 1300 लाइट स्पेशलिस्ट व्हीकल को खरीदने वाली है। अभी हमारे पास इसी क्लास की कोई व्हीकल मौजूद नहीं है, जो कि कुछ हद तक हमारी ऑफेंसिव कैपेबिलिटी को रिड्यूस करती है। इन व्हीकल्स को कई तरह के रोल के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इनमें लाइट टू मीडियम वेट क्लास की मशीन गन को फिट किया जा सकता है, इसमें ऑटोमेटिक ग्रेनेड लॉन्चर्स को फिट किया जा सकता है, या फिर इसमें एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को भी इक्विप किया जा सकता है। इनको आप यूनाइटेड स्टेट की हम भी जैसे व्हीकल के साथ कंपेयर कर सकते हैं। और इन व्हीकल्स को यूएस की तरफ से अफगानिस्तान और इराक में काफी इस्तेमाल किया गया था। अभी भारत के पास इस कैटेगरी की कोई व्हीकल मौजूद नहीं है, जो है वो थोड़े हेवियर क्लास की है। इसी वजह से अभी इसी क्लास की 1300 व्हीकल को खरीदने के लिए डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से महिंद्रा डिफेंस के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया गया और इस डील की कीमत लगभग 1056 करोड़ होने वाली है। महिंद्रा की लाइट स्पेशलिस्ट व्हीकल की बात करें तो ये पूरी तरीके से इंडिजिनस से डेवलप किया गया है और ये काफी एजाइल व्हीकल है, जिसको संकरे रास्तों में भी आसानी से लिया जा सकता है। इस साइज के मामले में एक नॉर्मल साइज की एसयूवी के बराबर की है और इनको आर्मी किसी भी इंटेंस फायर फाइटिंग सिचुएशन में इस्तेमाल कर सकता है, नॉर्मल पेट्रोलिंग के दौरान भी इस्तेमाल कर सकता है, या फिर काउंटर ऑपरेशन में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि इसमें सभी प्रकार की स्मॉल आर्म से प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाता है और इसको लगभग आर्मी की सभी तरह के ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अगला अपडेट फ्रेंड एंड फॉय सिस्टम को लेके है। फ्रेंड एंड फॉय सिस्टम या IFF सिस्टम क्या होते हैं, इसके बारे में लगभग सभी को पता होगा। आम भाषा में कहे तो ये दोस्त और दुश्मन में पहचान करता है। और अभी रिसेंटली थेल्स की तरफ से एक नई IFF सिस्टम को लॉन्च किया गया था, जिसका नाम TSS 6000 है। ये थेल्स का अब तक का सबसे बेहतरीन और एडवांस IFF सिस्टम है, जिसको अभी फ्रेंच नेवी की नए फ्रिगेट में इंटीग्रेट किया जाने वाला है। लेकिन अभी फ्रांस की तरफ से बताया गया कि वो अभी इसको भारत को भी ऑफर करने का प्लान कर रहे हैं। भारत अभी अपनी प्रोजेक्ट 17A क्लास के फ्रिगेट्स को बना रही है, जो कि भारत का अब तक का सबसे बेहतरीन फ्रिगेट्स होने वाला है। फ्रांस का कहना है कि अगर भारत इनको एक्वायर करता है तो इंडियन नेवी की वेसल को ये किसी भी बैटलफील्ड में दुनिया के किसी भी रडार या IFF सिस्टम के मुकाबले फास्टर प्रोसेसिंग प्रोवाइड करने वाला है, यानी कि बाकी सभी IFF सिस्टम के मुकाबले काफी जल्दी ही दुश्मन और दोस्त में पहचान कर सकता है। नॉर्मली जो रडार होते हैं उनका एंटीना एक ही साइड को फोकस करता रहता है और वो चारों तरफ घूमता रहता है ताकि वो 360 डिग्री में स्कैन कर सके। लेकिन थेल्स की जो TSS 6000 सिस्टम है, इनको फ्लैट AESA पैनल के साथ या फिर एंटीना के साथ इंटीग्रेट किया गया है, जो कि मूव नहीं करते और ऐसे 4 एंटीना को चारों तरफ लगाया जाता है। इनमें से हर एक एंटीना की बात करें तो लगभग 100 डिग्री के आसपास कवरेज देते हैं। तो कुल मिलाकर ये बिना रोटेट किए ही 360 डिग्री कवरेज दे देते हैं और किसी भी रोटेटिंग IFF सिस्टम से इनकी एक्यूरेसी और प्रोसेसिंग टाइम काफी फास्ट होता है। साथ ही फिक्स्ड पैनल होने की वजह से इनकी जो मेंटेनेंस होती है वो बाकी किसी रडार के मुकाबले काफी कम होता है। इनकी रेंज की बात करें तो ये लगभग 360 किलोमीटर तक होने वाली है और थेल्स की प्रोडक्शन मैनेजर का कहना है कि इन सिस्टम के साथ इक्विप किए गए वेसल को फ्रेंच नेवी में 2024 तक शामिल करने का एम रखा गया है। अगला अपडेट बैरक 8 मिसाइल सिस्टम को लेके। कुछ दिन पहले मैंने आप सभी को बताया था कि इजराइल की तरफ से अभी बैरक 8 सिस्टम का एक एक्सटेंडेड रेंज वाली वेरिएंट को तैयार किया गया था और इससे वो भारत को भी ऑफर करने की बात कर रहे हैं। इसका रेंज प्रीवियस बैरक 8 मिसाइल से लगभग 2 गुना से ज्यादा है और ये मिसाइल लगभग 150 किलोमीटर तक मार कर सकता है। इसको भी भारत को भी ऑफर किया जा रहा है, लेकिन पता नहीं भारत इसको खरीदने वाला है या फिर DRDO अपनी खुद की एक एक्सटेंडेड रेंज वाली बैरक 8 सिस्टम को डेवलप करने वाला है। अब इजराइल की तरफ से बैरक 8 सिस्टम की ER वेरिएंट में एक एडिशनल बूस्टर को अटैच करने के साथ इसकी जो सीकर है उसको भी थोड़ा बहुत मॉडिफाई किया गया और इसके अलावा कुछ माइनर ट्विक भी किए गए हैं। लेकिन इन सब अपग्रेड के बाद इसको ऐसे ही ऑपरेशनल नहीं किया जा सकता है, जिस वजह से इजराइल की तरफ से अभी इसकी सीरीज टेस्टिंग को शुरू किया गया और आज ही इसकी पहली सक्सेसफुल टेस्ट फ्लाइट को कंडक्ट किया गया है। इजराइल की तरफ
तरफ से बताया गया कि बैराकीड सिस्टम सिर्फ एक एयर डिफेंस सिस्टम नहीं बल्कि एक दुश्मन की बैलिस्टिक या फिर क्रूज मिसाइल्स को भी इंटरसेप्ट कर सकता है। और ये बैराकीड सिस्टम की सबसे बड़ी खासियत है कि ये किसी भी इनकमिंग सिस्टम को इंटरसेप्ट कर सकता है, चाहे वो ड्रोन हो, एयरक्राफ्ट हो या फिर कोई मिसाइल हो। तो आपको इसके लिए मल्टीपल सिस्टम को तैनात करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। नॉर्मली जो एयर डिफेंस सिस्टम होता है वो एयरक्राफ्ट और ड्रोन के लिए डिजाइन किए गए होते हैं, लेकिन बैलिस्टिक मिसाइल या क्रूज मिसाइल को वो इतनी आसानी से काउंटर नहीं कर पाते, और अगर इंटरसेप्ट कर भी लेते हैं तो इनका जो रेंज होता है वो काफी हद तक रिड्यूस हो जाता है। लेकिन बैराकीड सिस्टम के साथ ऐसा नहीं होने वाला है। अब देखने वाली बात यह है कि भारत इसको एक्वायर करता है या फिर इसके बदले अपनी खुद की इंडियन वेरिएंट को डेवलप करने की कोशिश करता है। अगला अपडेट इंडियन एयरफोर्स की तरफ से है। आप सबको पता होगा कि इंडियन एयरफोर्स की जो MiG-21 एयरक्राफ्ट है ये काफ़ी पुराने हो चुके हैं और हर महीने ना तो हर 2 महीनों के अंतर में 1 या 2 एयरक्राफ्ट क्रैश होता रहता है। और पूरे दुनिया भर में सबसे ज़्यादा क्रैश होने वाली एयरक्राफ्ट की अगर लिस्ट निकाला जाए तो उसमें MiG-21 भी शामिल है। हालांकि वो बात अलग है कि बाकी जो देश MiG-21 को ऑपरेट करते हैं उनकी क्रैश रेट के सामने हमारी क्रैश रेट काफ़ी कम है। अब ये जो एयरक्राफ्ट है इनकी क्रैश होने की एक मेजर कारण ये है कि एयरक्राफ्ट काफ़ी पुराने हो चुके हैं। नॉर्मली इनको 60s के दौर में बनाया गया था और अब ये 50 साल से ज़्यादा पुराने हो चुके हैं, पर अभी भी इंडियन एयरफोर्स इसको ऑपरेट कर रहे हैं और आने वाले 1 से 2 साल या फिर लगभग 2024 तक इंडियन एयरफोर्स इसका इस्तेमाल करने वाला है। आपको जानकर हैरानी होगी कि 2000 से अभी तक हम लगभग 80 के आसपास MiG-21 को क्रैश की वजह से खो चुके हैं। अभी इंडियन एयरफोर्स लगभग सभी पुराने MiG-21 को रिटायर कर चुकी है और अभी बस कुछ गिने चुने MiG-21 को ऑपरेट किया था, जो कि MiG-21 22 स्टैंडर्ड में अपग्रेड किए गए थे और इनको 80s के दौर में HAL की तरफ से मैन्युफैक्चर किया गया था। अभी तक इंडियन एयरफोर्स में शुरू से आज तक के 800 के आसपास MiG-21 को इंडक्ट किया गया था, जिसमें से आधे के आसपास वैसे ही क्रैश हो चुके हैं। तो अभी इंडियन एयरफोर्स को जल्दी से इनको रिटायर कर देना चाहिए। और सबसे चिंता की बात तो ये है कि MiG-21 दुनिया भर में ऑपरेट किए जा रहे सभी एयरक्राफ्ट के मुकाबले ऑपरेशन के लिहाज से सबसे मुश्किल एयरक्राफ्ट है और इसे बहुत टेक ऑफ करने के लिए और लैंडिंग करने के लिए 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ज्यादा स्पीड की जरूरत पड़ती है। अभी हाल ही में हमने ग्रुप कैप्टन रैंक के ऑफिसर को क्रैश की वजह से खोया, जो कि काफी एक्सपीरियंस पायलट थे। इसके अलावा सभी नए पायलट्स को भी पहले MiG-21 से ऑपरेट करने के लिए ट्रेन किया जाता है, जो कि बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर होता है। और यहाँ तक कि हमारी जो वुमेन फाइटर पायलट्स है उनमें से ज्यादातर को अभी MiG-21 स्क्वाड्रन में तैनात किया गया है। अभी सिर्फ स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ लो होने की वजह से हम इनको यूज कर रहे हैं, लेकिन जल्दी से इनको रिप्लेस करने की जरूरत। लेकिन दूसरी तरफ इनको जल्दी जल्दी रिप्लेस करने की कोशिश किया जा रहा है, जहां पर इनको तेजस से रिप्लेस करने का प्लान किया गया। लेकिन अगर हम तेजस का वेट करते करते इनको जल्दी जल्दी रिटायर नहीं करते हैं तो 2024 तक हम कम से कम 10 और MiG-21 को क्रैश की वजह से खोने वाले हैं। अगला अपडेट सुखोई डिजाइन ब्यूरो और मिग कॉर्पोरेशन को लेके है। आप सबको पता होगा कि ये दोनों ही रशिया की 2 मेजर फाइटर जेट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और नॉर्मली ये दोनों यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन के अंडर में आते हैं, लेकिन सुखोई हेवी एयरक्राफ्ट को मैन्युफैक्चर करती है, जबकि मिग कॉर्पोरेशन की तरफ से लाइटवेट क्लास की या फिर मीडियम वेट क्लास की फाइटर को डेवलप किया जाता है। और काफ़ी सालों से रशिया इसी चीज़ को मेंटेन करता आ रहा है, जहां पर सुखोई की तरफ से Su-27, Su-30, Su-33, Su-35 और Su-57 जैसे एयरक्राफ्ट को बनाया जा रहा है, तो दूसरी तरफ मिग कॉर्पोरेशन की तरफ से MiG-15 से लेके MiG-35 जैसे एयरक्राफ्ट को बनाया गया है। लेकिन अभी रशिया की तरफ से इन दोनों को आपस में मर्ज करने का फैसला किया गया है, यानी कि अब से सुखोई और मिग कॉर्पोरेशन को एक ही कंपनी में कन्वर्ट किया जाएगा। इसके बारे में बताते हुए रशिया की तरफ से बताया गया कि वो अभी फाइटर जेट एयरक्राफ्ट की डेवलपमेंट के सेगमेंट में एक मेजर रिफॉर्म लाने की कोशिश कर रहे हैं और डोमेस्टिक और ग्लोबल डिमांड को देखते हुए अभी कुछ बदलाव करने का फैसला किया गया है। इसके अलावा एक और कारण यहाँ पे फाइनेंशियल कंडीशन को बताया जा रहा है, क्योंकि रशिया का फाइनेंशियल कंडीशन अभी इतना अच्छा नहीं है और इसी वजह से अभी यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन के अंदर सुखोई और मिग कॉर्पोरेशन को मिलाने का फैसला किया गया है, ताकि डेबिट को रिड्यूस करने के साथ साथ नॉन प्रोडक्शन एक्सपेंस को भी कम किया जा सके। इसमें अभी सिर्फ प्रोडक्शन यूनिट में ही चेंजेस किए जाएंगे, बाकी इनकी जो डिजाइन डिपार्टमेंट तो वैसे की वैसा रहने वाला है और जो लोग अभी इंजीनियर्स के तौर पर यहाँ पे काम कर रहे थे उनकी जॉब पे ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन बाकी जो सेगमेंट में काम करते हैं उनमें से अभी कुछ लोगों को रशिया नौकरी से बाहर कर सकता है। इसके अलावा यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन के अंदर अभी इल्यूशन, इरकुट और टुपोलेव जैसे एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को भी मर्ज करने का प्लान किया गया है। अगला अपडेट चाइना को लेकर, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अभी कुछ दिन पहले ही चाइना और भारत के बीच तनाव काफी बढ़ गया था और लगभग चाइना और भारत के बीच जंग जैसे हालात हो गए थे। ऐसे में दोनों ही तरफ से अपने फ्रंट एंड इक्विपमेंट को बॉर्डर के करीब तैनात किया गया था, जिसमें टैंक से लेके एयरक्राफ्ट तक भी शामिल थे। अब चाइनीज एयरफोर्स की बात करें तो चाइना की जो मेजोरिटी एयरक्राफ्ट है वो फ्लैंकर सीरीज के एयरक्राफ्ट है। उसमें Su-27 है, Su-30 MKK है, Su-35 है और इनकी चाइनीज कॉपी भी है।
अब भारत की बात करें तो भारत के पास भी सभी फ्लैंकर सीरीज के एयरक्राफ्ट हैं और हम SU-30 MK का इस्तेमाल करते हैं जो कि हमारा मेन फाइटर है। अब इसके साथ इंडियन एयरफोर्स में जो सबसे मॉडर्न एयरक्राफ्ट को शामिल किया गया वो रफाल है, जिसको काउंटर करना अभी चाइना के लिए सबसे मुश्किल काम होने वाला है, क्योंकि मेट्योर मिसाइल के साथ रफाल काफी दूरी से ही चाइनीज एयरफोर्स के फ्लैंकर्स को निशाना बना सकता है। इसी वजह से चाइना की तरफ से भी स्पेशली रफाल को काउंटर करने के लिए एक स्पेसिफिक एक्सरसाइज को कंडक्ट किया गया था। इसे अभी चाइना के ईस्टर्न साइड में कंडक्ट किया गया था और इसमें SU-30 MK के एयरक्राफ्ट के साथ चाइना अपनी J-10 एयरक्राफ्ट को ऑपरेट कर रहा था, जहां पर J-10 को इंडियन एयरफोर्स के रफाल की तरह इस्तेमाल करके SU-30 या फ्लैंकर के साथ इसकी परफॉर्मेंस को और बैटल टैक्टिक्स को परफॉर्म किया जा रहा था। साथ ही J-10 को SU-30 के साथ भी एंगेज होने के लिए तैयार किया जा रहा था, ताकि किसी भी एरियल एंगेजमेंट में इंडियन एयरफोर्स और पीपल लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स के बीच कोई भी टेक्निकल गैप नहीं रहेगा या भारत के पास कोई स्पेसिफिक एडवांटेजेस नहीं रहेगा। अब भले ही चाइना के पास J-20 जैसे एयरक्राफ्ट भी मौजूद है, लेकिन चाइना अभी से सीधे तौर पर डॉगफाइट में उलझाना नहीं चाहता और हो सकता है चाइना J-20 को फ्यूचर में फ्लैंकर सीरीज के एयरक्राफ्ट और J-10 जैसे एयरक्राफ्ट कवर के बीच से रहकर ही ऑपरेट करने की कोशिश करने वाला है। अगला अपडेट भारत, पाकिस्तान और चाइना को लेके। सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन अभी भारत, पाकिस्तान और चाइना एक साथ मिलकर एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज को करने वाले हैं। इस एक्सरसाइज को अभी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किया जाएगा और ऐसा पहले भी हो चुका है, जहां पर भारत, पाकिस्तान और चाइना एक साथ मिलकर काउंटर टेरर ऑपरेशन को कंडक्ट कर चुके हैं। इसके बारे में अभी रीजनल एंटी टेरर स्ट्रक्चर यानी कि रैट्स की मीटिंग के दौरान डिस्कशन किया गया था और अभी पाबी टेरर 2021 नाम की एक एक्सरसाइज को करने का प्लान किया गया है। इस मीटिंग को 18 मार्च को उज्बेकिस्तान में कंडक्ट किया गया था और इस मीटिंग के दौरान सभी एससीओ मेंबर्स की तरफ से 2022 से 2024 के बीच अपनी एंटी टेरर और रीजनल कोऑपरेशन को बेहतर करने के लिए बातचीत की गई थी। अभी चाइना के एक मीडिया सिन्वा के मुताबिक शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से अभी इसके अंदर मौजूद सभी देशों के बीच बेहतर रिलेशन को मेंटेन करने के लिए कोशिश किया जा रहा है। इसी वजह से अभी इन सब एक्सरसाइज को करने का प्लान किया गया ताकि पहले से जो बिगड़े हुए रिलेशन है उसको ठीक किया जा सके। अभी जैसे कि चाइना और पाकिस्तान इन दोनों के साथ हमारा रिलेशन काफी तनाव भरा रहा था, बस कुछ ही दिन पहले ये सब धीरे धीरे नॉर्मल होने लगा है। तो ऐसे में अगर ज्वाइंट मिलिट्री ऑपरेशन को कंडक्ट किया जाता है तो इससे चाइना, भारत और पाकिस्तान के बीच बेहतर रिलेशन और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की उम्मीद किया जा सकता है। अब इन सब के पीछे चाइना का हाथ भी हो सकता है। एससीओ को चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और तजिकिस्तान ने शुरू किया था और बाद में 2017 में जाके भारत और पाकिस्तान इसमें शामिल हुए थे और तब से लगभग हर साल इसके अंदर शामिल हुए सभी देशों की तरफ से ज्वाइंट एक्सरसाइज को कंडक्ट किया जा रहा है। दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।